Hello and welcome to Just Health for the People by the Experts, a public health awareness initiative by Just Look Hospital. I'm Jitendra Hariyan, your host for the show. आज के एपिसोड में हम कैंसर सर्जरीज के बारे में बात करेंगे, जहां प्रिसीजन मिलता है इनोवेशन से। चलिए समझते हैं कैसे टेक्नोलॉजी सर्जन्स को एम्पावर करती है इस जानलेवा बीमारी के केयर को रीडिफाइन करने में। हमारे साथ है डॉक्टर विष्णु अग्रवाल, जो इस एडवांस ट्रीटमेंट्स के बारे में हमें समझाएंगे। डॉक्टर विष्णु अग्रवाल, अ डिस्टिंग्विश्ड ऑन्कोसर्जन, स्पेशलाइजेस इन लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरीज, trained at Mumbai University, Tata Memorial Hospital, and internationally in South Korea and France. He pioneers minimally invasive technology, ensuring faster recovery. With over 19 years of experience and 7,000 surgeries, he excels in treatment of gynecological, breast, and colorectal cancers, including India's first robotic breast tumor surgery. He is actively involved in training peers in this advanced treatment. Welcome to Just Health, Dr. Vishnu Agarwal. Thank you, sir, for a kind introduction. डॉक्टर विष्णु, बीइंग अ कैंसर सर्जन, दर्शकों को बताइए कि कैंसर होता क्या है। Actually, many people have this myth. बहुत से लोगों को लगता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि एक दूसरे से फैलती है, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कैंसर क्या है, अपना ही जो सेल है वो जब अबनॉर्मल हो जाता है, नॉर्मली सेल्स ग्रो होते हैं, दे डाई एंड देन दे वेनिश, बट कैंसर सेल्स व्हेन दे ग्रो रैपिडली एंड ग्रो कर करके फिर एक गांठ का रूप ले लेते हैं, और गांठ का रूप लेके उसको कैंसर कहते हैं, और वो गांठ एक जगह पे नहीं टिकती है, वो दूसरी जगह पे भी चली जाती है, तो जिसको स्प्रेड करते हैं, मेटास्टेसिस। सो कैंसर में और नॉर्मल गांठ में यही अंतर है, नॉर्मल गांठ है एक ही जगह पर रहेगी, बट कैंसर की गांठ है अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर दूसरी जगह पे चली जाएगी और फिर पूरे बॉडी में फैल जाएगी। ओके, सो फाइनल आउटकम मे नॉट बी गुड बट इफ वी ट्रीट दैट इन टाइम। इनिशियल स्टेजेस देन इट इज क्योरेबल। बहुत से दर्शकों को ये डाउट आता है कि रेडिएशन, कीमोथेरेपी या सर्जरी, सो सर्जरी की नौबत कब आती है, या अभी आप कब कैसे डिसाइड करते हो कि ये सर्जरी की ज़रूरत है या कीमो की ज़रूरत है या रेडिएशन की ज़रूरत है। कैंसर में क्या है, ये तीनों ट्रीटमेंट रहते हैं, लेकिन सारे पेशेंट्स को ये तीनों ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो केवल कीमोथेरेपी से ट्रीट हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर्स हुए, तो उसमें रेडिएशन या सर्जरी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, मेन रोल इज़ कीमोथेरेपी। और कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें तीनों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें कीमोथेरेपी भी लगता है, सर्जरी भी लगता है और रेडिएशन भी लगता है। बट हाँ, किस पेशेंट को लगेगा नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी स्टेज में है। अगर सपोज़ ब्रेस्ट कैंसर एकदम इनिशियल स्टेज में है और उसका बायोलॉजी भी अच्छा है, तो केवल सर्जरी से भी काम चल सकता है। बट इफ़ इट इज़ एन एडवांस स्टेज, so patient may have to take first chemotherapy, downstage the disease, then go for surgery, and then go for radiation. So it depends on various tumors, and it depends on the stage of the patient presents, that whether what treatment he will take. सो एवरी केस कैन बी डिफरेंट। Yeah, every case is different, so that is why we discuss all the cases in our tumor boards and then take a call कि which treatment is best for this patient, and accordingly we go ahead. तो ये कैंसर सर्जरी समय के साथ कैसे इवॉल्व हुई। एक्चुअली जब मैं 20 साल पहले टाटा मेमोरियल में था, तो कैंसर सर्जरी ज़्यादातर ओपन सर्जरी ही हुआ करती थी। ओपन सर्जरी मीन्स अगर सपोज कोलोन में ट्यूमर है तो उसको पेट काट के निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, ये सब ओपन सर्जरी थी, कन्वेंशनल सर्जरी थी। देन आई वेंट टू साउथ कोरिया, फ्रांस, देयर आई गॉट ट्रेंड इन मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। सो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी इज दैट we don't take the full cut. What we do is we make holes in the abdomen, and through that instruments go in, एंड वो इंस्ट्रूमेंट सारा डिसेक्शन करते हैं, जो ट्यूमर का पार्ट, सपोज कोलोन में ट्यूमर है तो उस कोलोन को डिसेक्ट करते हैं बाकी जगह से, और फिर छोटा सा इंसीजन लेके उसको निकालते हैं, तो इसको कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। सो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक भी मिनिमल इन्वेजिव है और रोबोटिक इज अगेन अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, बट we have now advanced from laparoscopic to robotic surgery because of various advantages robotic surgery has over laparoscopic surgery. थोड़ा इसके बारे में ज़रा समझाइए इन डिटेल। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि अरे रोबोटिक सर्जरी मतलब इसमें सर्जन इन्वॉल्व है कि नहीं है, कि सर्जन कुछ करेगा या सर्जन एक जगह बैठेगा और अपने आप ही रोबोट, तो फिर वो लोगों को डर लगता है। तो ये बिल्कुल ही गलत मिथ है। ये रोबोटिक सर्जरी मतलब ऑटोमेटिक रोबोटिक सर्जरी नहीं है, इट्स टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ सर्जन। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट एक टेबल पर लेटा है ओटी में, और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मीन्स सर्जन इज नॉट बाय द साइड ऑफ द टेबल, surgeon is sitting on the console which is just nearby in the same OT only, and it is like software connected. There is a view finder and the surgeon sees in that, and whatever is going inside the abdominal cavity, so there is a camera which is going in the abdominal cavity, so that vision the surgeon sees there,
and he moves his fingers. There is a two end pieces, and whatever the movements he is doing, that movements will be translated to the robotic instruments, and that is like a robotic surgery. So it is totally under the control of the surgeon, and surgeon decides when to stop, when to start. Nothing can be done automatically by the robot. तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी या टेक्निक या मशीन है जो सर्जन यूज करती है प्रिसीजन के लिए। एम आई राइट? Yes, yes, तो रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोबोटिक सर्जरी में क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो यूज़ होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा उनके इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी फाइन इंस्ट्रूमेंट्स, and they have a 7 degree freedom of movement. Even our hands don't have 7 degree of freedom of movement. So when we are going deep, suppose pelvic surgery है, जैसे कि prostate हुआ, rectum हुआ या uterus, we find difficult to get access to those deep surgeries, whereas robotic instruments can go any deep and do any kind of manipulation, and the suturing becomes very easy. So it makes the life easy for the surgeon to do the best of his work, and the precision and the magnification is so high. You know, even if you compare laparoscopic surgery, the magnification much higher than laparoscopic surgery, and if you compare open surgery, it is like 15 times higher. So अगर आपका छोटा वेसल भी है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर रोबोटिक सर्जरी के कैमरे से देखेंगे तो वेसल इतना बड़ा दिखेगा, तो यू कांट डैमेज दैट वेसल, सो कॉम्प्लिकेशन चांसेस आल्सो रिड्यूस्ड, एंड दैट so the blood loss is reduced, and secondly you are doing very holes you are taking, you are not taking any big cuts, so the patient's post operative recovery is so much smooth, and there is hardly any Faster. cut, faster. सो कितना लेंथ ऑफ स्टे में कितना फर्क होता है नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक के केस में? तो लेंथ ऑफ स्टे में सर बहुत फ़र्क होता है। मीन्स अगर ओपन सर्जरी से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क होता है। तो ओपन सर्जरीज में जैसे हम देखते हैं तो 7 डेज़ तो मिनिमम पेशेंट स्टे करता है। सपोज हिस्टेक्टोमी किया या फिर गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स है या फिर कोलोरेक्टल कैंसर्स है। बट अगर इसमें देखेंगे रोबोटिक में तो हिस्टेक्टोमी के तो मेरे पेशेंट दूसरे दिन ही घर चले जाते हैं, मैक्सिमम तीसरे दिन घर चले जाते हैं, क्योंकि उनको ना तो आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कोई कट भी नहीं है, और तो पेशेंट का स्ट्रेस भी नहीं रहता। दूसरे दिन वॉकिंग चालू हो जाता है पेशेंट का, हार्डली एनी एंटीबायोटिक्स, सो तीसरे दिन घर पेशेंट चला जाता है सर। तो क्या सारे पेशेंट्स को आप रोबोटिकली सर्जरी करते हो कि कुछ इंडिकेशंस होते हैं इसके? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि रोबोटिक सर्जरी मतलब सारे कैंसर सर्जरीज में रोबोटिक सर्जरी नहीं कर सकते। तो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें रोबोटिक सर्जरी के रियल में एडवांटेजेस हैं। तो मेनली एब्डोमिनल सर्जरीज इफ़ यू सी, और थोरेसिक इसोफेजियल सर्जरीज या रेक्टल सर्जरीज या यूट्रस कैंसर्स, या फिर बाकी में भी यूज़ कर सकते हैं जो भी एब्डोमेन में ऑर्गन्स हैं। अभी आजकल लिवर सर्जरीज भी कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक सर्जरीज भी कर रहे हैं, और न्यूरोलॉजी कैंसर्स में तो बहुत इंडिकेशन है इसका। प्रोस्टेट, नाउ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्रोस्टेट कैंसर इज रोबोटिक सर्जरी because such an ease. Now previously with open surgery there used to be a 2 liters or 3 liters of blood loss in prostate cancers. Now hardly there is any blood loss, and it used to take 7-8 hours. Even for laparoscopic surgery it takes 7-8 hours, but robotic surgery finishes in 2 hours in expert hands, maximum 2 hours. ओके, सो बहुत सारे एडवांटेजेस इसके हैं, लेकिन जब आप पेशेंट से बात करते हैं तो क्या ये इमीडिएटली एक्सेप्ट करते हैं या आप कोई डिफिकल्टी या चैलेंजेस फेस करते हो पेशेंट्स को कन्विंस करने में? सर तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पेशेंट का दिमाग में एक तो मिथ रहता है कि रोबोटिक सर्जरी मतलब रोबोट ऑपरेट करेगा। हाँ, रोबोट ऑपरेट करेगा, डॉक्टर रहेगा या नहीं साथ में, कुछ गलती हो गया तो फिर कौन संभालेगा। तो ये चैलेंज रहता है, तो वो हमको पेशेंट को आजकल, लेकिन लोग थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं तो इतना नहीं है, पर शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो ये एक रहता है। सेकेंडली लोगों को लगता है कि बहुत कॉस्टली है, बट अगर देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ओपन सर्जरी अगर करेंगे तो 5-6 दिन 7 दिन मिनिमम स्टे रहता है, आईसीयू स्टे, लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, बट इफ वी कट दैट कॉस्ट तो दैट इज कंपेंसेटेड बाय द स्टे विच द पेशेंट हैज टू डू इन रोबोटिक सर्जरी। ही जस्ट गोज होम 2 days आफ्टर द सर्जरी, so that is compensated. And thirdly, insurance companies are also not actually approving yet the full-fledgedly the robotic surgery, so that is again a little drawback. So once we get through that, then robotic surgery is there to और वो काफ़ी समय से भी हम कर रहे हैं, तो अभी काफ़ी उसमें इवॉल्यूशन भी हुआ है, एक्सपीरियंस आ गया है सर्जन्स को भी। yes, 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 सो आई एम श्योर नाउ सर्जन्स ऑल्सो मस्ट बी ऑपरेटिंग विद लॉट ऑफ ईज yes. than बिफोर। Actually speaking, this robotic is also very good for the surgeon. तो उसके क्या बेनिफिट्स, मतलब आपको समय ज़्यादा लगता है रोबोट से ऑपरेट करने में या कम लगता है? नहीं सर, एक्चुअली नाउ बिकॉज आई हैव डन लाइक ऑलमोस्ट 100 रोबोटिक सर्जरी, सो मेरे को तो अभी रोबोटिक सर्जरी में सबसे कम टाइम लगता है, क्योंकि अगर ओपन सर्जरी करता हूँ मैं तो उसमें मेरे को पूरा ओपन करना पड़ेगा अब्डोमेन,
फिर ओपन करने के बाद ऑर्गन निकालने के बाद फिर मेरे को क्लोज करना पड़ेगा, उसमें ही मेरा 1 hour आई टेक। समय जाता है। But for this, I just have to 3-4 holes, do the robotic surgery, and just close these holes immediately. So it saves my at least 1 hour compared to open. Compared to laparoscopy, again it saves more time. The biggest advantage also is that in robotic surgery, everything is under your control. Like you are driving a car. Whereas in laparoscopy, it's not like that. You have to depend on your assistant whether he's showing the camera nicely or not, whether he's holding the other instruments nicely or not. Whereas in robotic surgery, everything is under Is in your your control. control. Your hands are working, your foot pedals are there, so that makes the life much easier. And secondly, you are just sitting and operating, so your efficiency also increases. So not only patients, even surgeons also feel comfortable. Yeah, even if I do 3-4 robotic surgeries in a day, I am relaxed because I can even take a cup of tea or coffee and and operate. Okay. So Dr. Vishnu, you are specialized in gynecological and colorectal cancer surgeries. तो इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर ट्रीटमेंट में रोबोट का कितना महत्व है और आप इसको कैसे देखते हो? So, if we see gynecological cancers, if we divide, there are three main types of gynecological cancers. One is uterine cancers, that is endometrial cancer, then it's cervical cancer, and ovarian cancers. So, if we see now the evidence base, what is there now at present is the main important role is in endometrial cancers or uterine cancers, where the minimal invasive surgery is the standard. You don't have to cut the abdomen and then remove the uterus and the other lymph nodes. You can do minimal invasive, either laparoscopic or robotic. And as I said, robotic has more advantages compared to laparoscopic: less blood loss, less conversion to open surgery, less complications. And the oncological safety is the same, whether you do open, laparoscopic, or robotic. The yield of the lymph nodes, everything is same. So that is the best we can use for gynecological cancers. In ovarian cancers, also, if it is very initial stage, or even after chemotherapy, if the tumor has responded completely, we can use robotic in that also. So when we can save the big cut of the patient on the abdomen when we are doing ovarian cancers. In cervical cancers, we can use for a very early lesions, but not for little advanced lesions. ओके, सो अभी गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में बहुत आमतौर पे आप रोबोट Yes, का I इस्तेमाल use करते हो। commonly. I normally do all my endometrial cancers with robotic, and the surgery gets over in 1.5 hour. Patient goes home second day, very comfortable. कोलोरेक्टल कैंसर बहुत सेंसिटिव होता है, सो इसमें कैसे रोबोट का रोल होता है? So, sir, in colorectal cancers, now there's a colon cancer and the rectal cancers. So, in colon cancers, we can do both laparoscopic and robotic. But in rectal cancer, because it is deep in the pelvis, as I mentioned, so very difficult to get access to the deep structures. So, robotic plays a very important role because the instruments are long and they are a very magnification is good. So and they can go deep into the pelvis and they have a 7-degree freedom of movement, so you can manipulate the instruments around the organ. So it becomes very easy, especially when it is a very low rectal cancer, in which we have to save the patient from getting a permanent stoma. Otherwise, in the initial phases when the tumor was even higher, the doctors were doing permanent stoma and closing the lower path. But because of robotic surgery, we can save the stoma even when the tumor is very low down. So that is very important what robotic surgery has played a role in this. डॉक्टर, कैन यू शेयर सम केस स्टडीज जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हो? So I just explained, sir, in rectal cancer. So I had a patient who is just married. She is 30-year-old and she's a software engineer. So she came to me, and unfortunately she was detected with a low rectal cancer. It was like around not more than 4 centimeter from the anal verge. So there the robotic surgery played a very important role because I could go and do the dissection very deep down and intersphincteric space, and I could do the coloanal anastomosis. So I could save her permanent stoma. Now she is living a normal life. She is working and just recently married. So I feel very happy when I see her on a follow up. एंड शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। Absolutely normal. She is working and everything. This is one case. Another case was a 85-year-old female who was diagnosed with the uterine cancer, uterus cancer. And her relatives were very worried. They were thinking whether we should go for surgery or not, whether she will be able to sustain the surgery or not. So they had so many doubts and the worries.
So I convinced them that you don't worry, we will do robotic surgery and she will be first class, means she will be okay within no time. So we did robotic surgery and the patient recovered very fast, and like in 5 days she was home. So that again the relatives were so happy, so they were thinking that she may like even lose her life during after the surgery. So these are some of the cases where I found that robotic surgery really played an important role in my like practice. सो डॉक्टर कैंसर ट्रीटमेंट में रोबोटिक सर्जरी का आप क्या फ्यूचर देखते हो? So robotic surgery is a way forward, sir, because क्या हो रहा है कि इट्स ऑलरेडी अ प्रेजेंट, दैट्स व्हाट यू आर हाँ, saying, it's राइट? already a present, but in the future it will become a norm, I think, because आजकल किसी को अपने बॉडी पे बड़ा कट या बड़ा मार्क नहीं चाहिए, किसी को ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहने का, आईसीयू में, ये सब चीज़ नहीं चाहिए. एवरीबडी वांट्स टू फिनिश द थिंग्स एंड गो होम बैक एज अर्ली एज पॉसिबल, and I think robotic surgery plays a very important role in achieving these goals. Very well explained. So, doctor, now let's move to our rapid fire question round. Tea or coffee before surgery? Herbal coffee. Morning surgeries or evening surgeries? Always I sir prefer morning surgeries because you are fresh and you can do your best. Your favorite scrub color? Blue color. Blue is my favorite anyways. One word to describe your robot. It's a precision. What's faster, your robot docking or you finding your car keys? I find robot docking is much easier for me because I sometimes get lost in finding the keys in my. Who's more precise, your robot or your handwriting? Definitely robot, but my handwriting is. If the robot had a favorite Bollywood surgeon character, who would it be? He was Dr. Asthana from Munnabai MBBS for his perfection. What's more satisfying, a flawless robotic surgery or finding a parking spot in Mumbai? Yeah, it's difficult question because both are very much satisfying. Dr. Vishnu, if you're not a cancer surgeon, who would you be? Actually, my favorite subjects were mathematics and physics. So I would have been some engineer doing maybe working on robots only somewhere. To So, Dr. Vishnu, your message to the audience. मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि कैंसर अगर किसी को बीमारी होती है तो उससे डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल है. उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. इनिशियल स्टेज में ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट चालू कराना चाहिए. और दूसरा बात यह है कि अगर कैंसर सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है तो उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि कैंसर का ऑपरेशन है मतलब 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और आईसीयू में रहना पड़ेगा और पेन होगा और बॉडी में एक बहुत बड़ा कट आएगा. तो जैसे हमने डिस्कस किया, रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट का हम ऑपरेशन कर सकते हैं और उसका बहुत जल्दी रिकवरी हो सकता है. इवन 2-3 दिन में ही घर जा सकता है और पेनलेस रिकवरी हो सकता है. तो इसलिए अगर कोई भी कैंसर में रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेजेस हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, तो फिर वो करना चाहिए. नहीं कर सकते हैं तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी एक ऑप्शन है. डॉक्टर विष्णु, थैंक यू. आज आपने कैंसर ट्रीटमेंट में रोबोटिक सर्जरी का रोल इतने आसान तरीके से समझाया. ये टेक्निक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और साथ में सर्जन को भी सपोर्ट करती है. आई एम श्योर दिस कॉन्वर्सेशन वुड क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट robotics role in cancer treatment. Thank you once again for your time. Thank you, sir, for giving me such an opportunity for discuss about this important topic about robotic surgery. Pleasure. Thank you. Just Health for the people by the experts initiative by Just Look Hospital. Click the bell icon and subscribe to our YouTube channel to stay healthy and stay tuned to Just Health for the people by the experts by Just Look Hospital.
जब कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के ऑप्शंस होते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन-सा ऑप्शन सही होगा पेशेंट के लिए? डॉक्टर विष्णु हमें बताइए गायनेकोलॉजिकल कैंसर ट्रीटमेंट में रोबोटिक सर्जरी का क्या रोल होता है? कोलोरेक्टल कैंसर बहुत सेंसिटिव होता है। तो रोबोटिक सर्जरी इसमें कैसे यूज़फुल होती है?